नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार। मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आज कैंसर दिवस पर मैं कुछ कैंसर से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आई एम श्योर कि वो आपको हेल्प करेंगी। तो मेरे पास कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं एक एक करके लेने की कोशिश करूँगा, जिससे कि कैंसर को लेकर हमारी एक समझ है, उस समझ में हमारा बढ़ावा हो और हमारी समझ बढ़े कैंसर को लेकर। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि डॉक्टर साहब, कैंसर केसेस का कोई ट्रेंड है, किस तरह के कैंसर हैं, पहले जो कैंसर होता था, अब कोई कैंसर में कोई नए चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ दर्शकों के अपने जानने की इच्छा होती है कि किस तरह से कैंसर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि दुनिया में जिसे हम कहते हैं कॉज ऑफ डेथ या मृत्यु होने के कारण, मृत्यु होने के जो कारण हैं उन सब में कैंसर आज के तारीख में दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आप समझ सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कारण यानी कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू कैंसर्स ऑफ मैनी टाइप्स। लेकिन ओवरऑल कैंसर से होने वाली मौतें दुनिया में मौतों के होने वाले कारण में दूसरे नंबर पर है, और ये दिस इज़ अलार्मिंग। और ये जब भी हम लोग डेटा की बात करते हैं तो उस डेटा की बात करते हैं जो डेटा हमारे पास उपलब्ध होता है। तो जब उपलब्ध डेटा में ये स्थिति है तो बहुत सारा डेटा ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ या बहुत सारे सिस्टम ऐसे भी हैं जहाँ से हमें पूरा डेटा नहीं मिलता। तो इसका मतलब कि एक्चुअल पिक्चर में बी डिफरेंट। तो उसको देखते हुए आज कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समस्या इस तरह की है कि अगर हम थोड़े से जागरूक हों और थोड़ी सी हम सावधानियां करें, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, तो हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। या एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो जिस तरह का समय है, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, तो 21वीं सदी इज़ गोइंग टू बी सेंचुरी ऑफ यू कैन से सेंचुरी फॉर कैंसर। ये कैंसर की सदी होने वाली है अगर हमने इसमें सही से ध्यान नहीं दिया। दूसरा, किसी ने सवाल किया था कि क्या कैंसर हेरिडिटी होता है, क्या ये आनुवांशिक हो सकता है। मान ली कि फैमिली में अगर पेरेंट्स को है या फैमिली मेम्बर्स को है, तो क्या ये बाकी की आने वाली जनरेशन को हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कैंसर की एक्चुअल मैकेनिज़्म के बारे में जब चलेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर कुछ जीन रिलेटेड मैटर तो होते हैं। जीन रिलेटेड का मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि जैसे कोई भी सेल जब बनती है, तो वो सेल जब छोटे से जब उसमें डेवलप हो रही होती है, तो डेवलप होने के लिए वो सेल मल्टीप्लाई करती है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है। तो जब वो एक लिमिट तक, जहाँ तक उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ तक जब वो सेल या वो ऑर्गन हमारा बन जाता है, तो उसके बाद कुछ वो वहाँ पर रुक जाएगी, राइट। तो ये रुकने के पीछे भी, या कभी जैसे वियर एंड टियर हुआ या किसी वजह से सेल का लॉस हुआ, तो उस लॉस को भी रिपेयर के नाम से पूरा कर लेगी, लेकिन उतना ही करेगी जितना ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर एक आदमी की हाइट 5 फुट 6 इंच होनी है किसी इंसान की, तो उसी के हिसाब से उसका पूरा जेनेटिक सिस्टम बना होता है। तो एक तरह से ये समझिए कि एक तरह का ब्लूप्रिंट हमारे पास हमारे जीन्स में होता है कि हमें कितना ग्रोथ करनी है, तो उसी के हिसाब से हमारे जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर किसी सेल में या किसी ऑर्गन में वो कंट्रोल हो जाए या उस कंट्रोल में कोई बाधा आ जाए, तो वहाँ पर वो फिर अनकंट्रोल स्थिति हो जाती है, और जिसकी वजह से कि वो जो सेल है जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में बनने लगती हैं। तो बेसिकली कैंसर भी हम इसी को कहते हैं, जहाँ पर कि इन एक्सेस में सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाए, राइट। तो ये पूरी एक प्रोसेस को अगर हम पूरा जेनेटिक डिटेल में जाएंगे, तो ये सारी प्रोसेस कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स से कंट्रोल होती हैं।
तो वो कंट्रोलिंग जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए या कोई उसमें इस तरह का कोई इंसल्ट हो जाए कि जिससे कि वो कंट्रोल खो गया, तो जो सिचुएशन हो सकती है तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जीन हैं, तो जीन चूंकि हेरिडिटी भी हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली मीन कि अगर हमें है, हमारे पेरेंट्स में है, तो यस एक रिस्क हमें हमेशा रहती है कि हमारे भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कुछ वहीं से इनहेरिटेड हुआ है। ओके, लेकिन उसके लिए और भी फैक्टर्स ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जीन की वजह से ही हो जाए, तो और जिन फैक्टर्स की वजह से होता है कैंसर, तो उस पर जब हम बात करेंगे तो वो वही फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे इस जेनेटिक कंट्रोल को चेंज करते हैं। तो इसी बात को आगे हम दूसरा हमारा एक सवाल है तो उसमें कि भाई किस तरह से ये चेंज होता है। तो आप एक तरह से समझिए, तो किसी ने पूछा है कि क्या कोई कॉजेज़ होते हैं कैंसर के। एग्जैक्टली मेडिकल वर्ड में हम लोगों को उसे कॉजेज़ नहीं कहना चाहिए। वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, या वो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं, जो कि हमारी ये जो नॉर्मल जेनेटिक कंट्रोल है सेल मल्टीप्लिकेशन का, तो उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को अगर हम लोग कार्सिनोजन भी कहते हैं, हम लोग उसको रिस्क फैक्टर कह सकते हैं। तो वो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ फिजिकल हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स की हम बात करें, जैसे रेडिएशंस हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो एक कार्सिनोजन की तरह काम करते हैं। या कई बार कुछ क्रॉनिक इरिटेशंस होते हैं, क्रॉनिक फ्रिक्शन होता है, तो वो भी अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग पे, किसी भी पार्ट पे, किसी भी कारण से हो, जैसे एग्जांपल या उदाहरण के लिए हम कहें कि अगर कोई डेंचर वर्क, हमने दांतों में कोई मेटेलिक वर्क कराया हुआ है, कोई कैप लगी हुई है, वो अगर लूज़ है, तो कई बार वो क्रॉनिक अगर वहाँ पर इरिटेशन कर रही होती है, तो उसमें भी एक ओरल कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। इसी तरह से कहीं और डिफरेंट बॉडी पार्ट में अगर कोई इस तरह का एक्सटर्नल एक फिजिकल या कोई मेटेलिक कंपोनेंट लगा हुआ है और वो अगर क्रॉनिक इरिटेशन करता है, तो उस पर्टिकुलर साइट पर, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो कैंसर कर सकता है, राइट। इसके अलावा कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं। केमिकल्स में बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि जिनको आर्सेनिक एक तरह का केमिकल है दैट कैन रिजल्ट इनटू कैंसर। इसी तरह से कुछ अल्फा टॉक्सिन्स हैं, वो एक तरह से फूड टॉक्सिन्स हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स इस तरह के हैं जो कांटेक्ट में आने से या इनटेक हो जाने से वो एक तरह से कार्सिनोजन की तरह एक्ट करते हैं। इसके साथ कुछ बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शंस। बहुत सारे कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अर्ली स्टेज में पता नहीं चलते हैं, लेकिन उनका जो एक रिमोट या यूँ कहें कि एक दूरगामी कॉम्प्लिकेशन कैंसर की तरह हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, या कुछ हेपेटाइटिस सी वायरस हैं जो लिवर के इन्फेक्शन करते हैं। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी नाम के अगर वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो उसका एक रिमोट कॉम्प्लिकेशन हेपेटिक कैंसर भी हो सकता है। या महिलाओं में अगर हम देखें तो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे कि हमारा सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, राइट। तो इसी तरह की और भी कुछ इस तरह के कि एप्स्टीन बार वायरस बहुत सारे होते हैं जिनका कि एक रिमोट कॉम्प्लिकेशन कार्सिनोजेनिक हो सकता है, राइट। और अगर हम एक जनरली बात करें तो कुछ हमारे जो कॉमन कार्सिनोजेंस में हम बात करते हैं, जैसे टोबैको है, या टोबैको किसी भी फॉर्म में, च्यूइंग फॉर्म में हम लेते हैं या हम स्मोक करते हैं। और च्यूइंग फॉर्म में बहुत कॉमन है कि ये जो गुटखा और इस तरह की चीज़ें हम लोग या तंबाकू खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे उसमें जो कुछ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नॉन कार्सिनोजन। तो उस तरह से, इसी तरह से जो लाइफस्टाइल में हम लोग आजकल बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में अल्कोहलिज्म है या ओबेसिटी है, या हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या कुछ इस तरह के ऑक्यूपेशनल हमारे एक्सपोजर्स हैं जिसमें कि हमें सन एक्सपोजर बहुत होता है, या कुछ और इस तरह के केमिकल एक्सपोजर्स होते हैं जो कि हमारे लिए एक कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। ओके,
तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो हमारा जेनेटिक कनेक्शन था, जो हमारे जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ उसको रिड्यूस करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कुछ रिपेयर करते हैं। तो ये सारे जितने भी एजेंट्स हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उस जेनेटिक सिस्टम को या तो म्यूटेट कर देते हैं या उस पर कुछ इस तरह के उसका कंट्रोल मैकेनिज्म ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से एक अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ होने लगती है, जिसे कि हम कैंसर कहते हैं। और कहीं ऑर्गन के हिसाब से वही कैंसर कई बार की ट्यूमर या गांठ के रूप में प्रेजेंट करेगा, या जैसे कहीं ब्लड सेल्स हैं तो ब्लड सेल्स में एक तरह से बड़ी मतलब तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन ब्लड सेल्स में होने लगेगा तो ब्लड कैंसर हो सकता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की हर एक सेल एक कैंसर पोटेंशियल के साथ बनी होती है। हर सेल से कैंसर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर उनको उस तरह का एक कार्सिनोजन या उस तरह का एक वी कैन से कैंसर ट्रिगरिंग फैक्टर या उसको इस तरह का स्टिमुलाई मिल जाए। एक सवाल पूछा गया है कि क्या ये जेंडर या एज से रिलेटेड भी कोई इसमें फिनोमिनन होते हैं या इसका असर पड़ता है कैंसर पर। जहाँ तक जेंडर का सवाल है तो जेंडर में पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर में ज़्यादा है या किसी में कम है, बट यस ऑर्गन स्पेसिफिक हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ब्रेस्ट कैंसर हैं तो नेचुरली फीमेल्स में वो ज़्यादा कॉमन होगा, या जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर्स हैं वो फीमेल्स के कैंसर्स हैं। अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं हो। कंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ होने लगती है, जिसे कि हम कैंसर कहते हैं। और कहीं ऑर्गन के हिसाब से वही कैंसर कई बार की ट्यूमर या गांठ के रूप में प्रेजेंट करेगा, या जैसे कहीं ब्लड सेल्स हैं तो ब्लड सेल्स में एक तरह से बड़ी मतलब तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन ब्लड सेल्स में होने लगेगा तो ब्लड कैंसर हो सकता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की हर एक सेल एक कैंसर पोटेंशियल के साथ बनी होती है। हर सेल से कैंसर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर उनको उस तरह का एक कार्सिनोजन या उस तरह का एक वी कैन से कैंसर ट्रिगरिंग फैक्टर या उसको इस तरह का स्टिमुलाई मिल जाए। एक सवाल पूछा गया है कि क्या ये जेंडर या एज से रिलेटेड भी कोई इसमें फिनोमिनन होते हैं या इसका असर पड़ता है कैंसर पर। जहाँ तक जेंडर का सवाल है तो जेंडर में पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर में ज़्यादा है या किसी में कम है, बट यस ऑर्गन स्पेसिफिक हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ब्रेस्ट कैंसर हैं तो नेचुरली फीमेल्स में वो ज़्यादा कॉमन होगा, या जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर्स हैं वो फीमेल्स के कैंसर्स हैं। अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा कि भाई बीइंग अ मेल आपको ज़्यादा कैंसर होगा या बीइंग अ फीमेल आपको ज़्यादा होगा। जो भी चेंजेस बीइंग अ मेल एंड फीमेल लाइफ स्टाइल रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग की हैबिट है या अल्कोहलिज्म है, दैट जनरली एक कि भाई मेल पॉपुलेशन में इनकी इंसिडेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो नेचुरली अगर रिस्क एक्सपोजर जिस भी जेंडर में ज़्यादा होगा तो उसमें उसी हिसाब से कैंसर का भी इंसिडेंस या रिस्क बढ़ जाएगा। साइंटिफिकली देयर इज़ नो डिफरेंस कि आपको कि कोई जेंडर का एडवांटेज इसमें मिलता हो, राइट। एज यस एज के साथ ज़्यादातर कैंसर जो देखे जाते हैं या जो रिस्क बढ़ता है तो एज के साथ बढ़ते हैं। तो एज के साथ यूँ भी बढ़ते हैं कि एज के साथ वेयर एंड टियर बढ़ता है, एज के साथ एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स बढ़ता है। और चूँकि रिस्क फैक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ड्यूरेशन ऑफ और यू कैन से कि कितना समय के लिए रिस्क फैक्टर से हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो नेचुरली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो पीरियड भी बढ़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एज के साथ इंसिडेंस ऑफ कैंसर ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जो एज रिलेटेड होंगे कि इम्यूनोसप्रेशन की एज के साथ इम्यूनिटी भी घटती है। तो ये चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर की तरह काम करते हैं।
तो ज़्यादातर कैंसर देखा जाता है कि एज के साथ पहले होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कुछ जो ट्रेंड हैं, जो इस समय के जो करंट ट्रेंड की हम बात करें, तो अब यंग एज में भी कैंसर डिटेक्ट होने लगा है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हम कह सकते हैं कि इससे मल्टीफैक्टोरियल फिनोमिनन, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। उसके बाद एक सवाल पूछा है कि हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कैंसर से बचाव के लिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें सही जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या कार्सिनोजेंस होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और क्या हमारा लाइफस्टाइल है कि जिसमें कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने हैं जो कि हमें कैंसर से बचाने में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी जानकारी होना चाहिए कि जिससे कई बार हम लोग कहते हैं डेंजर सिग्नल्स, कि अर्ली वार्निंग साइंस, कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये लक्षण कैंसर की वजह से हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ लक्षण मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस, कि हमें पता नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके हमारा वज़न घटने लगा है, या अनएक्सप्लेन डायरिया, किसी कारण से पता नहीं चल पा रहा है लेकिन एक लूज स्टूल शुरू हो गए, या अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाए। ब्लीडिंग जितने भी बॉडी के ऑरिफिसेस हम लोग कहते हैं कि नाक से खून आने लगे, मुंह से खून आने लगे, या स्टूल या यूरिन के रास्ते ब्लड जाने लगे, या फीमेल पॉपुलेशन में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगे। तो इस तरह से किसी भी नेचुरल ऑरिफिस से अनएक्सप्लेन पेनलेस ब्लीडिंग शुरू होने लगे और रीज़न हमें नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो हमें एक तरह से कुछ सिग्नल देता है कि वी शुड थिंक ऑफ कैंसर और हमें उसकी स्क्रीनिंग करना चाहिए। या कहीं पर हमें बॉडी में कहीं कोई गांठ दिखे, स्पेशली अमंग फीमेल्स, अगर उन्हें अपने ब्रेस्ट में कोई गांठ दिखती है, कोई लंप दिखती है, कोई अनयूजुअल चेंज दिखता है, या कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज निपल से दिखते हैं, तो ये एक तरह का सिग्नल है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कहीं आप ब्रेस्ट कैंसर से तो नहीं पीड़ित हो रहे हैं। या कुछ और बॉडी के ऊपर कुछ मोल्स होते हैं, कुछ बॉडी के ऊपर पैचेस होते हैं, तो सडनली वो चेंजेस आने लगे और पता भी पेनलेस है, पता नहीं चला, एकदम से चेंजेस आने लगते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। और उस कुछ जो कॉमन कैंसर्स हैं, कम से कम जो उनके बारे में हमें अर्ली सिग्नल्स का पता रहना चाहिए, जिससे कि अगर हमें अर्ली स्टेज पे ही ये वार्निंग साइन हम लोग पकड़ लेते हैं और उसमें हम एक अपनी स्क्रीनिंग या जांच करा लेते हैं, तो संभावना है कि हम उस कैंसर को एक अर्ली स्टेज में पकड़ लें। अगर अर्ली स्टेज में आ जाए कैंसर, तो उसके फिर इलाज भी है, उसका फिर मैनेजमेंट भी आसान है और उससे फिर उसके आउटकम भी बेटर है। उसके बाद पूछा है कि क्या क्या कुछ इस तरह के टेस्ट या सर्विसेज हैं जो कि हम अर्ली डिटेक्शन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यस, अगर कभी भी आपको ऐसा कोई साइन मिलता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करने से ही इज़ द राइट पर्सन, वो आपको गाइड करेगा कि क्या उसमें हम आगे कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण में के लिए बताएं कि जो कॉमन कैंसर्स हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कॉमन कैंसर्स हैं कि ओरल कैविटी, ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन हैं और दोनों में है, मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है फीमेल्स में, उसके बाद सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर है, वो कॉमन है, राइट। तो ये कॉमन कैंसर्स हैं जो प्रिवेलेंस में या इंसिडेंस में कॉमन है। अदरवाइज उसके अलावा जैसे अगर मोर्टेलिटी की बात करें या डेथ की बात करें, तो जो लंग कैंसर है या आंतों का कैंसर, कोलोन कैंसर है, स्टमक कैंसर्स हैं और बाकी थायराइड कैंसर, स्किन कैंसर, सभी कैंसर्स हैं, कॉमन हैं, और जो कि जिसे कह सकते हैं कि आम तौर पे वो लेटर स्टेज या लेट स्टेज में हमें पता चलते हैं, और जब तक पता चलता है तो लेट हो चुका होता है, तो डॉक्टर भी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन कैंसर्स है उनके लिए स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्विसेज हैं, या अगर आप जागरूक हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी सर्विसेज हैं।
उदाहरण के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आप खुद घर पे अपने ब्रेस्ट को एक रेगुलरली मैनुअली आप उसको चेक कर सकते हैं कि या अपने डॉक्टर से मिलके एक बार आप ले सकते हैं गाइडेंस कि हम कैसे उसको घर पे करें। तो उसमें जहाँ भी जब भी उस तरह का कोई चेंजेस होगा तो अर्ली स्टेज में ही आप पकड़ सकते हैं। इस तरह से सर्वाइकल कैंसर्स के लिए कि पैप स्मीयर की नाम की एक प्रोसीजर होती है, या उसके अलावा एक एसिटिक एसिड के साथ भी एसिटाइल एसिटिक एसिड के साथ भी एक टेस्ट होता है जिसको हम VIA कहते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटाइल एसिटिक एसिड। तो वो भी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिससे कि हम अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स कर सकते हैं। ओरल कैंसर्स के लिए सिंपल एग्जामिनेशन है कि उसमें हम ओरल विजुअल एग्जामिनेशन की बीच बीच में हम उसको चेक करते रहें। ख़ास तौर से एक 30 या 35 साल की एज के बाद से पीरियडिकली हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, जहाँ पर हम खुद कर सकते हैं या जहाँ पर हमें कुछ भी डाउट होता है तो अपने डॉक्टर्स की या किसी मेडिकल सेटअप की या मेडिकल सर्विस की हम हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि हम एक अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कर सकें। फिर उसके बाद किसी ने पूछा है कि ये फूड का कोई इसमें रोल हो सकता है। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कैंसर से रिलेटेड या किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से रिलेटेड फूड का एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह का हम फूड इंटेक करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने के चलते हमारी फूड हैबिट्स भी बहुत अनहेल्दी हैं। तो उसमें किस तरह का फूड खाना हमें खाना चाहिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक बैलेंस डाइट हम लें। बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसमें सारे कंपोनेंट जो डाइट के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो तो बैलेंस में हो ही हों, साथ में उसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी एक प्रचुर मात्रा में हो। और कैंसर के केसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका फाइबर कंटेंट भी हो। फाइबर रिच हमारी डाइट होनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच हमारी डाइट होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए बहुत सारे आप किस तरह से अपनी डाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं या अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, या उसके अलावा बहुत सारा लिटरेचर नेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह का डाइट हम लोगों को लेना चाहिए जो कि हमें कैंसर से बचाए। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मतलब एक और ज़रूरी साइड है कि अकेले फूड पर ही नहीं फोकस करना है, हमें ओवरऑल लाइफ स्टाइल पर फोकस करना है कि जिसमें कि हमारी एक बैलेंस फिजिकल एक्टिविटी हो, हमारी उसमें एक जिसे कहते हैं कि बॉडी वेट जो है वो हमारा इस पर हेल्थ मेंटेन हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के सिनेरियो में जो हम गैजेट की दुनिया में रहते हैं और हमारा कोई एक शेड्यूल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, टाइमिंग्स नहीं है, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, हमारी डाइटरी हैबिट्स डिस्टर्ब हैं, तो सब कुछ एक तरह से डिस्टर्ब है। तो ऐसे में अगर हम कई बार ये भी हो सकता है कि जी उसको हम किस तरह से आइडियल बनाएं, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह जल्दी ही उठ के और तभी आपका डाइट या आपकी रूटीन बनेगा। उसमें हमें बैलेंस जो करना है कि हम किस तरह से अपने जो 24 आवर्स हैं उसमें किस तरह से हम उनको प्लान करते हैं कि उस दौरान में कितना हम अपना बॉडी को रेस्ट देते हैं, कितनी हम उसको एक्टिविटी देते हैं, या कितना हम किस तरह का डाइट हमें देते हैं। तो ये हमें अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसके लिए आप किसी कंसर्न स्पेशलिस्ट से आप बात भी कर सकते हैं कि मेरे लिए मेरे प्रोफेशन में या मेरी तरह जिस तरह का मेरा लाइफस्टाइल है उसमें व्हाट कैन बेस्ट बी डन कि जिससे कि मैं अपनी सेहत का ध्यान रख सकूं। रिमेंबर वन थिंग, ये कैंसर ही है या कोई और भी डिजीज़ है, या आजकल जैसे हम कोविड और इन सब की भी बात करते हैं, कोई भी डिजीज़ है, सीधा सीधा आप ये एक तरह से ले सकते हैं कि अगर हम हेल्दी नहीं हैं देन वी आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम डिजीज़। तो किस तरह से हम अपने आप को आज के समय के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से, या यूँ कहें कि अपने टाइम, अपने प्रोफेशन, अपने समय के हिसाब से किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं,
तो उसके लिए नॉलेज भी ज़रूरी है, उसके लिए एक एटीट्यूड बनाना भी ज़रूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसके लिए हम क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं कैंसर दिवस पे ये सबके प्रार्थना करूँगा कि हम में से कोई कैंसर का ग्रसित नहीं हो, और अगर हमारे परिवार में या हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली अगर कभी इस तरह की घटना घटती है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो तो जिससे कि उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पर मैं कैंसर दिवस पर सभी को जागरूक होने के लिए प्रेरित करना चाहूँगा